नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज फिर चर्चा करते हैं अपने वही पुराने एपिसोड इतिहास के पन्नों से। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था बाबर का। इस बार आज हम चर्चा करते हैं हुमायूं की। बाबर का पुत्र था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। हुमायूं के 3 भाई और थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की 3 बेगमें थी। माहम सुल्ताना, उसे माहम अनगा भी कहा जाता था, उससे हुमायूं पैदा हुआ। और एक हुई गुलरुख बेगम, उससे कामरान और अस्करी पैदा हुए। और तीसरी थी दिलदार बेगम, उससे हिंदाल पैदा हुआ। अब इस बात को समझिए, 3 बेगमों से 4 पुत्र पैदा हुए। इन चारों में कभी आजीवन मतैक्यता नहीं रही, आपस में नहीं बनती थी इनकी। बाबर जब मरा तो हुमायूं को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके तब मरा था। इसकी भी एक कहानी है। अपने अंतिम दिनों में हुमायूं ने अपने करीबी मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, जो उसके बड़े करीबी थे, बड़े सहयोगी थे, मंत्री भी थे और मित्रवत थे, तो बाबर ने इनसे पूछा, निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा से पूछा कि हमारी बेटों में जो हुमायूं बड़ा पुत्र है, उसके अंदर शासन करने योग्य कुछ खूबी है, काबिलियत है, आप इसको ज़रा देख करके बताएं हमें, इसको परखिए, कुछ दिनों तक अपने साथ रखिए। वो देखा समझा, इनको कुछ दिन तक अपने साथ रखा और सीधे लफ्ज़ों में कहा कि इसके अंदर शासक बनने के कोई गुण नहीं है। लेकिन फिर उसे पता चला कि अगर मैं इसे खुल के विरोध करता हूँ या कहता हूँ तो मेरी हत्या हो जाएगी। फिर उसने अपने वक्तव्य को बदल दिया और उसने कहा, लेकिन ये शासन के योग्य बन सकता है और योग्य शासक बन सकता है। अपनी बात को पलटा डर के मारे। तो उसका आकलन तो वो आरंभ में ही कर चुका था कि हुमायूं के अंदर शासक बनने के कोई गुण नहीं है। और वो दिखने भी लगे जैसे बाबर मरा, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके मरा था। उसने मरने के साथ ही जो बाबर ने जो राज्य स्थापित किया था, वो अस्थायी रूप से अभी राज्य को ठीक से संगठित भी नहीं कर पाया था। दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे, जो बाबर के प्रभाव में थे उस समय, हुमायूं ने संभल, जो आज का संभल है, जिस पर लेकर विवाद चल रहा है, आप सभी लोग संभल से परिचित हैं, असगरी को संभल की जागीर दे दी और मेवात की जागीर हिंदाल को दे दी। मेवात जो हरियाणा का इलाका है, दक्षिणी पश्चिमी इलाका मेवात का इलाका है, उसे हिंदाल को दे दिया और कामरान को काबुल कंधार दे दिया। और बाद में पंजाब में एक जगह है, एक क्षेत्र था उस समय, हिसार फिरोजा, वो भी सूबा कामरान को दे दिया। तो अपने चारों तरफ का क्षेत्र जो था, जो सूबे थे छोटे छोटे, वो अपने तीनों भाइयों में बांट दिया। और उसके बाद अपना शासन की जो बागडोर थी वो संभाला। पुत्र होने के नाते अब चूँकि उसको जिम्मेदारी मिली थी शासन की, तो अपना वो शासन करने लगा। लेकिन जैसे ही शासक बना, उसके सामने अनेक तरह की चुनौतियां मिलने लगी। सबसे बड़ी चुनौती पठानों की थी, जो अफ़गान थे, अफ़गानों की बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती गुजरात का बहादुर शाह था शासक, वो अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा था और
उसकी शक्ति से ये भयभीत था, और साथ में जो अफ़गान थे उनकी शक्ति से तो ये भयभीत था ही। तो इस तरह से इसके सामने अनेक तरह की चुनौतियां पैदा हुई, और जैसे शासक बना अपनी चुनौतियों से दो चार होने लगा। उसके बाद एक समय आया कि इसके मन में विचार आया कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो साम्राज्य का विस्तार किधर करता? पश्चिम के क्षेत्र में तो उसने अपने भाइयों को सूबा दे दिया था। तो दो ही क्षेत्र थे, या तो दिल्ली से पूरब या दिल्ली से पश्चिम। पश्चिम में बहादुर शाह था, जिसने मालवा में भी अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया था, और वो चाहता था कि राजपूताना का क्षेत्र भी उसके प्रभाव में आ जाए। लेकिन राजपूताना को जीतने की उसके अंदर शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी। राजपूत शासक बहुत शक्तिशाली थे। उसने फिर भी प्रयास किया, और इधर से हुमायूं ने भी प्रयास किया। पहला जो घेरा डाला इसने कलिंजर पर डाला। बुंदेलखंड में कलिंजर का किला है, आज के बांदा में। कलिंजर का किला उस समय भारत में स्थित सभी किलों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे मजबूत था। भारत में दो किले ऐसे थे, एक चित्तौड़ का किला, दूसरा कलिंजर का किला, जो कभी जीते नहीं गए। आज तक जितने भी शासक हुए उसे जीत नहीं पाए। कलिंजर का किला एक अदृश्य किला था, जो दूर से देखने पर दिखता नहीं था। उसकी बनावट इस तरह की थी कि वो किला दिखता नहीं था, और उसे जीतना लगभग असंभव था। उसे लोग समझ नहीं पाते थे कि इसमें किधर से जाना है, किधर से आक्रमण करना है। तो इन विशेषताओं से युक्त था कलिंजर का किला। कलिंजर के किले का शासक जो था वहाँ के रुद्र प्रताप देव, वो बहुत कोशिश किया हुमायूं, लेकिन उनसे पार नहीं पा सका। अंत में उसे वापस आना पड़ा। अगला युद्ध उसने दोहरिया में किया। एक दोहरिया जगह थी। दोहरिया के युद्ध में उसका महमूद लोदी से मुकाबला हुआ, और महमूद लोदी को उसने पराजित किया। वो लोदी बंगाल भाग गया। इस तरह से उसको कुछ उत्साह बढ़ा उसका, और वो अब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, उसके साथ युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो युद्ध किया जाए, उसको पराजित किया जाए और उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया जाए। उस समय मालवा को जीतने के बाद बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाला हुआ था, और चित्तौड़ के शासक थे राणा सांगा के पुत्र विक्रमाजीत, और उनकी माता थी रानी कर्णावती। तो दोनों के अंदर ये, जब बहादुर शाह ने देखा कि हुमायूं हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है या हमसे युद्ध करना चाहता है, तो दोहरी गेम खेला वो। और इधर हुमायूं चाहता था कि अगर हम राजपूतों के साथ मिल जाते हैं तो राजपूत और हम मिल करके बहादुर शाह को हरा सकते हैं। उसने एक तरफ कर्णावती से भी मित्रता करने का विचार रखा, और दूसरी तरफ हुमायूं ने भी कर्णावती के सामने मित्रता का विचार रखा, और ये रानी कर्णावती से कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो बहादुर शाह को हरा सकते हैं। कर्णावती ने स्वीकृति दे दी, कहा ठीक है, हम तुम्हें अपना भाई मानते हैं, और उसने राखी भेजा। लेकिन ये इतना मतिहीन था कि इसे उस प्रस्ताव को समझने में बहुत देर लग गई, और उन क्षणों में ये बहकावे में आ गया बहादुर शाह के। बहादुर शाह ने हुमायूं के पास एक प्रस्ताव भेजा कि मैं अभी काफिरों के साथ युद्ध में हूँ, काफिरों को हराने की सोच रहा हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ। तुम
हमें हमारी सहायता करो ताकि हम काफिरों को हरा दें, और जब तक हमारा काफिर के साथ युद्ध चल रहा है, संघर्ष की स्थिति है, तब तक तुम हमसे दूर रहो। उसके बाद हम समझ लेंगे, हम लोग जैसा भी होगा। तो बहादुर शाह ने राजनीतिक चाल चली, और ये हुमायूं जो था उतना बड़ा प्रस्ताव, रानी कर्णावती का प्रस्ताव, उसने राखी भेज करके इसको अपना मुँह बोला भाई भी मान लिया, लेकिन ये कर्णावती का प्रस्ताव ठुकरा करके और बहादुर शाह के साथ हो गया। अंत में बहादुर शाह जीत नहीं पाया, राणा सांगा के उस चित्तौड़ के किले को भेद नहीं पाया। वो अभेद किला आज तक बना हुआ था, भेद नहीं पाया, और अंत में झुंझलाहट में कुछ आसपास के गांवों में लूट और छोटी छोटी झड़पें करके वो वापस चला गया, मालवा होते हुए गुजरात चला गया। और हुमायूं से फिर बाद में उसने युद्ध किया, हुमायूं को वापस आना पड़ा, हुमायूं वहाँ सफल नहीं हो पाया। तो जो हुमायूं की दृष्टि थी कि कम से कम मालवा मेरे अधीन आ जाता, मालवा भी उसके अधीन नहीं आ पाया, और वो मुँह की खाया। इस तरह से एक तरफ कालिंजर, एक तरफ दोहरिया के युद्ध में, और दूसरी तरफ चित्तौड़ में भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नज़र पड़ी बंगाल की तरफ, और वो शेर शाह के पीछे, वो शेर शाह को हराना चाहता था, क्योंकि वो पठान था, अफ़गानी था, और अफ़गानों की विशेष शत्रुता थी उसके साथ। ये बहुत कोशिश में था कि अगर बंगाल हमारे साथ आ जाता है तो हमारा एक लंबा साम्राज्य मिल जाएगा, हमारी सीमाएं बढ़ जाएंगी, और ये सोच करके वो चला। उस समय शेर शाह बंगाल में था, बंगाल पर आक्रमण किया था, और ये जो था हुमायूं, ये चौसा के मैदान में, चौसा का मैदान ऐसा था कि एक तरफ गंगा और एक तरफ कर्मनासा के बीच का वो इलाका था, गंगा और कर्मनासा के बीच का दोआब था, वहाँ इसने अपनी सेना डाल दी और लंबे समय तक इंतज़ार करता रहा। जब ये शेर शाह को पता चला तो उसे समझ में आ गया कि ये मूर्खता कर रहा है, मानसून का समय आने वाला था, ये निचला दोआब का इलाका था, यहाँ पानी भर जाता था, ये पता था इसको। लेकिन हुमायूं को इतनी रणनीतिक समझ नहीं थी कि शत्रु को कहाँ घेरना है और कब युद्ध करना है। उस समय अगर जब शेर शाह बंगाल के विजय में रत था, उस समय अगर ये चाहता तो चुनार के किले पर भी विजय प्राप्त कर सकता था और उसके शेरगढ़ के किले पर भी जीत हासिल कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। चुनार के किले पर घेरा डाला और घेरा डालने के बाद वो फिर उसे छोड़ करके और शेरगढ़ के पास चला गया, शेरगढ़ का जो किला था, और चौसा में उसने घेरेबंदी कर ली। जब ये बात शेर शाह को पता चली तो वो भागा भागा वापस आया। उसने जब देखा इसकी स्थिति तो शांत रहा और बरसात का इंतज़ार करने लगा। वही हुआ, जैसे बरसात का समय हुआ, वो तो निचला दोआब था, एक तरफ से कर्मनासा और एक तरफ से गंगा, दोनों के बीच जब बारिश में जब पानी भर गया तो शेर शाह को हराना बड़ा आसान था। शेर शाह ने हरा दिया इसे। ये अपनी जान बचा करके एक भिश्ती के माध्यम से वो किसी तरह गंगा पार करके भागा और इसकी जान बची। उसके बाद ये दिल्ली होते हुए, इसके भाइयों ने कभी भी, इतने सारे युद्ध हुए, इसके भाइयों ने इसकी कहीं मदद नहीं की, किसी भाई ने मदद नहीं की। फिर ये मारा धीरे धीरे अपना बढ़ता रहा। सिंध होते हुए ईरान गया। ईरान के शासक ने, ईरान के शाह ने एक प्रस्ताव रखा कि तुम हमें काबुल कांधार जीत करके हमें दे दो और बदले में शिया बन जाओ और हमारा प्रचार करो, तो हम तुम्हें दिल्ली जीतने में मदद करेंगे। ये उस प्रस्ताव को मान लिया और दर दर भटकता रहा। 1540 से लेकर के 1555 तक सिंध और ईरान के बीच वो दर दर घूमता रहा, उसे कोई सफलता नहीं मिली।
दिल्ली आने की हिम्मत नहीं थी। वो दिल्ली तब आ पाया जब शेरशाह मर चुका था, उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर पड़ चुके थे। तब 1555 में जून के महीने में ये सरहिंद को जीतते हुए दिल्ली आया और दिल्ली में फिर दिल्ली को विजय किया, अपना शासन स्थापित किया और मात्र 6 महीना वो शासक रह पाया था। एक दिन इसको चूँकि पढ़ने लिखने का शौक़ था, कहा जाता है कि इसने अपना एक पुस्तकालय भी खोला था और उसे दीन पनाह नाम दिया था। उस पुस्तकालय के सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसला और उसके सर में बहुत गंभीर चोटें आईं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका जो व्यक्तित्व था, ऐसा कहा जाता है कि वो अफीम का सेवन बहुत करता था, नशे में रहता था। बाबर भी बहुत बड़ा नशेड़ी था, ये भी बहुत बड़ा नशेड़ी था। ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये अफीम के नशे में ही वो दीन पनाह की सीढ़ियों से उतरता हुआ वो गिरा और अंत में उसकी मृत्यु हुई। तो इसे इतिहास में बड़ा ही अभागा शासक कहा जाता है। इसने सफलता नहीं देखा कभी भी और जहाँ भी युद्ध किया पराजित हुआ। ये भगाया गया हर जगह से। शासन सत्ता मिली भी तो उसे भोग नहीं पाया, 6 महीने में ही इसका प्राणांत हो गया। तो ये इसकी कहानी है। अगले एपिसोड में हम अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।